अब अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। यानी अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता में ये लिखा हुआ हो कि ये पर्टिकुलर साक्ष्य या साक्ष्य अधिनियम में लिखा हो कि ये पर्टिकुलर साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में नहीं लिया जाएगा, तो उसको छोड़कर बाकी सारे साक्ष्य को अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। अगर अभियुक्त को उपस्थित होने से छूट दे रखी है तो उसके अधिवक्ता या उसके वकील की उपस्थिति में भी साक्ष्य लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतना है, इसमें दो शब्द लिखे, विचारण या अन्य कार्रवाई। अन्य कार्रवाई का मतलब होता है रिवीजन, रिव्यू, अपील, उसमें भी हाँ, लेकिन जांच या अन्वेषण नहीं। जांच या अन्वेषण में जो भी साक्ष्य कलेक्शन किया जाता है वो अभियुक्त की उपस्थिति में नहीं किया जाता है। विचारण या अन्य कार्रवाई में ही अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाता है। परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का जिसे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो, ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही कहाँ गया भैया, हाँ, सामना ना हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते समुचित उपाय करेगा। ठीक है ना। आप लोगों को फिर बता देता हूँ 376 या महिलाओं के साथ लैंगिक अपराध के संबंधित जो भी मामले होते हैं वहाँ पे ये उपधारणा की जाती है कि अभियुक्त के सामने आने पे डर सकती है, घबराहट में आ सकती है। ऐसी स्थिति में उन दोनों को आमने सामने न लाके ऐसे व्यवस्था न्यायालय करेगी कि साक्ष्य भी अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए और अभियुक्त और अभियुक्त एक दूसरे के सामने भी ना पड़े। ठीक, दोनों भाषाएं धाराएं साधारण सी थी, कोई इसमें टफ बात नहीं थी, आप लोगों को समझ में आई होगी, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब आओ आगे 280 इम्पोर्टेंट है, साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणी। ठीक है, जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर लेता है तब वह उस साक्षी की परीक्षा की जाते समय उसकी भावभंगी के बारे में ऐसी टिप्पणियां भी लिखित करेगा यदि कोई हो जो वह तात्विक समझता है। भावभंगी ने कैसे गेस्चर्स बना रहा है, पोस्चर्स बना है, गुस्से में है, रिलैक्स्ड है, किसी को घूर रहा है, घबराहट में है, ये सारी चीज़ें टिप्पणियां भी न्यायाधीश यदि चाहे तो कर सकता है। लेकिन एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कब वो टिप्पणियां करेगा, जब वो उस तथ्य से या उस मामले से तात्विक होनी चाहिए, है ना। अगर तात्विक नहीं हो तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करेगा। 281 आप लोग को पढ़ना है। 284 इंपॉर्टेंट है, आओ फटाफट। कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को पता है वैसे न्यायालय में अगर किसी साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना है तो साक्षी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। 284 एक आपवादिक धारा है जो ये बताती है कि कब साक्षी को स्वयं उपस्थित न कराकर कमीशन जारी करके उसका साक्ष्य लिया जा सकता है। ये कौन लोग हैं जिनका कमीशन पर साक्ष्य लिया जाता है और कैसे लिया जाता है उसकी प्रक्रिया लिए अपन पढ़ लेते हैं, लिखा है। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में, मैंने तीनों चीज़ों में, यानी कमीशन जांच में भी जारी किया जा सकता है, कमीशन विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में भी जारी कर सकता है। और कईयों बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साक्षियों को कमीशन के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित किस तरह विचारण में किया जाता है कि जाँच में किया जाता है कि कहाँ किया जाता है। तो तीनों ही स्टेज पर किया जा सकता है, जाँच, विचारण या अन्य कार्रवाई, लेकिन अन्वेषण नहीं। इन्वेस्टिगेशन में कमीशन जारी करने का अधिकार नहीं पुलिस को। ठीक है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि किसी साक्षी की परीक्षा की जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमीशन जारी क्यों किया जाता है? यदि न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतीत होता है। तो कमीशन जारी करने का आधार क्या है? न्याय का उद्देश्य। परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय और अविसुविधा के बिना जितने मामले की परिस्थितियों में अनुपयोगी नहीं कराई जा सकती, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी। ठीक है, आसान सी बात है। क्या क्या पॉइंट है? साक्षी को न्यायालय में न बुलाकर कमीशन जारी करके साक्ष्य अभिलिखित करने की बात करें, धारा 284। उद्देश्य क्या है? न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। रीज़न क्या है? विलंब, व्यय और असुविधा के बगैर उसकी उपस्थिति नहीं कराई जा सकती।
और एक कारण अपन ने क्या करा कि जांच और विचारण और अन्य कार्रवाई, इन तीनों स्टेजों में उसका साक्ष्य इस प्रकार से अभिलिखित किया जा सकता है। तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे साक्षी को हाजिरी से अभिमुक्ति दे देगा और साक्षी की परीक्षा किए जाने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कमीशन जारी कर देगा। ठीक है, कमीशन जारी कर सकता है, कोई दिक्कत है। परंतु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि बाकी लोगों के बारे में तो सरकार न्यायालय का मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि ये तीन उद्देश्य हों, विलय, विलंब, व्यय और असुविधा, तो न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। लेकिन जहाँ ये पर्टिकुलर लोग हैं, राष्ट्रपति और ये लोग, इनको कमीशन जारी करके ही इनका साक्ष्य लिया जाता है, इनको कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जाता। ठीक है, मैंडेटरी प्रोविजन है, आप लोग को ध्यान रखना, विशेषाधिकार का मामला है। इन जैसे किसी ये जो चार लोग, इनके सामने किसी के सामने मर्डर हो गया तो साक्षी है वो, तो ऐसी स्थिति में उनको स्वयं न्यायालय में न बुला के कमीशन जारी करके उनको बुलाया जाएगा। न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्यय की पूर्ति के लिए समझे अभियोजन द्वारा दी जाए। अब जहाँ कमीशन जारी करके अभियोजन के साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है, वहाँ कमिश्नर के रूप में कोई व्यक्ति वहाँ पे जाएगा और उसका साक्ष्य भी लिखित करेगा, तो उन सब मामलों की फीस अभियोजन पक्ष के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अभियोजन का मतलब जहाँ मामला परिवाद पर संस्थित हो या मजिस्ट्रेट के स्वयं के ज्ञान पर संबंधित हो ना, वो अभियोजन मतलब पुलिस रिपोर्ट नहीं है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट धारा है 285, कमीशन किसको जारी किया जाएगा। यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्रों के अंदर है जिस पर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन यथास्थिति उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्षी मिल सकता है। ठीक, अगर ऐसी जगहों पर है जहां पर सीआरपीसी लागू है, तो किन किन लोगों को कमीशन जारी किया जा सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को। यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र में है जहां पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, इसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। आसान सी बात है, अगर भारत में हो और ऐसी जगह पर हो जहाँ पर सीआरपीसी लागू है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट भारत में हो लेकिन ऐसी जगह पर हो जहाँ पर सीआरपीसी लागू नहीं है, तो किसको, वहाँ के ऐसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी को जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा बताए। और यदि साक्षी भारत के बाहर किसी देश या स्थान में है, तो सीधी सी बात है कि भारत के उस देश के साथ जैसे भी संबंध होंगे और उस आधार पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे उनको कमीशन जारी किया जाएगा। पहले दूतावास को भेजते होंगे, पहले हाँ वहाँ के एम्बेसी को भेज देते हैं, फिर एम्बेसी कराते हैं। अब एक बात बताओ वैशाली, मिल गया 299। यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है या उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए सब साक्षियों को यदि कोई हो उनकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। यानी अगर न्यायालय को क्या समाधान हो जाए कि या तो अभियुक्त फरार हो गया या उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय दो प्रकार के लिखे हैं, विचारण करने वाला न्यायालय या विचारण के लिए सुपुर्द करने वाला न्यायालय अभियोजन के सब साक्षियों की परीक्षा कर सकता है अभियुक्त की अनुपस्थिति में। लेकिन जो न्यायालय किसी मामले को विचारण के लिए केवल सुपुर्द करता है वो कैसे परीक्षा करेगा, कैसे लिख दिया उन्होंने यहाँ पे, वो हो ना, देखो उन्होंने लिखा है ना, परिवाद पर जब मामला किया गया है तो परिवादी और परिवादी के साक्षी तो उपस्थित होते ही है ना, तो 209 में लिखा ही हुआ है कि परिवादी और साक्षी अगर कोई उपस्थित हो तो उनकी परीक्षा करने के बाद ही तो तय करेगा कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है कि नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कैसे परीक्षा कर रहा है। ठीक, तो अनुपस्थित में परीक्षा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है, और यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, मिल नहीं सकता, या उसकी हाजिरी इतने विलंब व्यय असुविधा के बना जितने की उस मामले की परिस्थिति की नहीं कराई जा सकती, तो ऐसी स्थितियों में भी जो है साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकेगा। ठीक,
यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्ष्यों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हो परीक्षा करे और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने की असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है। ठीक है, अगर मामला कैसा है, मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है, पता ही नहीं किसने मारा, तो मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नियुक्त कर सकती है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और वो मजिस्ट्रेट संभावित साक्ष्यों को दर्ज कर सकता है ताकि ये तो पता लगाया जाए साक्ष्य दर्ज होगा तब तो पता चलेगा कि कौन ने अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त ये नहीं बोल सकता कि ये साक्ष्य मेरी अनुपस्थिति में लिया गया, ऐसा वो करने के लिए सक्षम बनाया गया। लेकिन सिर्फ जब अपराध कैसा हो, मृत्यु या आजीवन कारावास से ठीक, तो इम्पोर्ट करेंगे तो ही एविडेंस ले सकता तो एविडेंस लेगा। इसके अलावा फिर ना तो ऐसी कोई जांच मजिस्ट्रेट करता है ना एविडेंस रिकॉर्ड करता है। अब भैया धारा 300 है, इम्पोर्टेंट अच्छी खासी है, अपन लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। WGO पार्टी के सिद्धांत के ऊपर ये धारा आधारित है और संविधान के आर्टिकल 20(2) को भी अपने साथ में रिफ्लेक्ट करती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार न तो दंडित किया जा सकता है न दोष सिद्ध किया सकता है। पढ़ते क्या धारा है, फिर अपन इसको समझते हैं। जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, वह जब तक कि ऐसी दोष सिद्ध या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न ही उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। यानी दो बातों में 221 की उपधारा 1 और 2 क्या बोलती है कि जहाँ न्यायालय को कन्फ्यूजन हो, है ना, कि कौन सा अपराध बनेगा, वहाँ वो किसी भी अपराध का अभियोग लगा सकती है। तो ऐसी स्थितियों में भी, अन्य स्थितियों में अगर किसी भी अपराध के लिए किसी भी अभियुक्त का विचारण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किया हो, अगर न्यायालय सक्षम नहीं था, न्यायालय को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, न्यायालय को पिक्यूनरी यानी धन संबंधी, पिक्यूनरी तो यहाँ पे आएगा नहीं, न्यायालय को अपने क्या बोलते हैं विचारण संबंधी अधिकारिता का अभाव था, यानी सुनना था CJM को सुन लिया, JMFC ने, या सुनना था सेशन कोर्ट लो, JMFC ने सुन लिया, तो ऐसी अधिकारिताओं के अभाव में तो विचारण दोबारा किया जा सकता है। लेकिन अगर न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाला था और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी अभियुक्त का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण कर लिया है और विचारण करने के बाद उसको दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया है, चाहे दोष सिद्धि उसके स्वयं के इस अभिवचन पे हो कि मैंने अपराध किया था, भले ही कोर्ट ने बाकी एविडेंस लिया ही नहीं हो, लेकिन दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय पारित कर दिया है, तो फिर उसी अपराध के लिए उसका न दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा और उसको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता या दोष मुक्त नहीं किया सकता। इसको बोलते हैं WGO पार्टी का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, फांसी की सजा क्यों आजकल रस्सी को पहले बांध के देखा जाता है, क्योंकि उसको दंड नहीं दिया जा सकता दोबारा, ठीक। किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन प्रत्यक्ष से आरोप लगाया जा सकता था। अगर 220 के उपधारा 1 के अधीन अगर प्रत्यक्ष से आरोप लगाया जा सकता था और नहीं लगाया गया और उसको दूसरी धाराओं में दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है, तो जिस धारा के अधीन आरोप लगाया जा सकता था और नहीं लगाया गया उसमें अगर उसका विचारण करना है तो किसकी सम्मति से किया जाएगा, राज्य सरकार की। जैसे न्यास भंग का अपराध था कि छल का अपराध था, कन्फ्यूजन था, न्यास भंग का आरोप लगा दिया गया और उसमें विचारण किया गया, जबकि छल पे भी आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया सकता था। तो बाद में यदि छल के अपराध के लिए उसका विचारण करना ज़रूरी होता है तो राज्य सरकार की परमिशन से ऐसा किया जा सकेगा। जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए दूसरे भिन्न कोई अपराध बनाते हैं,
उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं हुए थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। ठीक है ना। एक व्यक्ति का किसी अपराध के लिए ट्रायल चला, अब ट्रायल चलने के बाद तो सजा हो गई, लेकिन बाद में उसका परिणाम कुछ और निकल गया। सीधी सीधी भाषा में बता दूं तो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला किया, वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, इनका विचारण, इनको धारा 307 में सजा हो गई और बाद में उसी के कार्य से व्यक्ति मर गया, उसी के द्वारा चोटाई पोट से मर गया। तो ये बोलते हैं कि ये दोबारा फिर उसके जो परिणाम पैदा हुए हैं उस परिणाम के लिए उसका विचारण चलाया जा सकेगा, उसमें कोई रोक नहीं। जो व्यक्ति किन्हीं कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया है उस पर ऐसी दोष मुक्त या दोष सिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्य से बनने वाले या उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसका द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था और जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया गया। सक्षमता के बारे में कि अगर वो न्यायालय जिसने विचारण किया है वो सक्षम ही नहीं था तो फिर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा उसी अपराध में उसका विचारण दोबारा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की इसके द्वारा उन्मोचित किया गया था अन्य किसी ऐसे न्यायालय के जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। अब देखो सीधी सीधी बात है, ये नेगेटिव सेंस में लिखी हुई धारा है, लेकिन जहाँ अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है वहाँ उसका दोबारा विचारण उसके अपराध के लिए किया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उस न्यायालय या उस जिस न्यायालय का अधीनस्थ है उस न्यायालय की सम्मति से ही ऐसे अपराध का विचारण होगा जिसमें उसको डिस्चार्ज किया गया। इस धारा की कोई भी बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 के या संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है ना। भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में बात कर रहा है। ठीक, इसके सारे इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ लेना, ये कहाँ कैसे वो बाद में दोष सिद्ध हुआ, ये सारे इलस्ट्रेशन आप लोगों को पढ़नी है। विधिक सहायता के संबंध इम्पोर्टेंट है। पार्डन, टेंडर ऑफ पार्डन टू कंप्लाई यानी सह अपराधी को क्षमादान, इसका उपयोग करती है सरकार, है ना, मुख्य अपराधी को सजा दिलाने के लिए या मुख्य अपराधी को अपराध के संबंध में जानकारी लेने के लिए। ठीक है ना। इसको लोकल बोलचाल की भाषा में अपन सरकारी गवाह बनाना भी बोल देते हैं कि सरकारी गवाह बन जाओ ना तुम। क्या होता है सह अपराधी को क्षमादान, कौन लोग होते हैं और किन परिस्थितियों में क्षमादान दिया जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, लिखा है किसी ऐसे अपराध से जिसे यह धारा लागू होती है प्रत्यक्षता या परोक्ष रूप से संबंध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में या उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में उस सब परिस्थिति का जिनकी जानकारी उसे हो पूर्ण रूप से और सत्य रूप से प्रकट न कर दे। अब हमको समझना कहते हैं कि सह अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार किसको है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या महानगर मजिस्ट्रेट को अपराध के अन्वेषण जांच और विचारण के किसी भी प्रक्रम पे, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को केवल या जांच या विचारण पे। यानी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को क्षमादान देना है तो वो काम सीजीएम कर सकता है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, वो जांच या विचारण के प्रक्रम पे कर सकता है। ठीक है। क्या किस आधार पर क्षमादान करेंगे कि वो मामले से संबंधित चाहे दुष्प्रेरक या प्रयत्न के रूप में जितने जो भी अपराधी है उसके बारे में सब कुछ सच बता दें। यह धारा निम्नलिखित को लागू होगी, किसको समझते हैं, अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा या दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध, यानी कोई मामले जो ट्राइबल बाय सेशन हो या कोई मामले जो ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट हो, उनके अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं उन सबके ऊपर धारा 306 लागू होती है। ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध, यानी 7 साल या उससे अधिक कठोर दंड का कोई अपराध हो तो उसके ऊपर है।
प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन समाधान करता है ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करेगा कि समाधान उस व्यक्ति द्वारा जिसको वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं। आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पर देखने में आया होगा कि समाधान देने के संबंध में अपराध गंभीर है, यानी गंभीर अपराधों में ही समाधान दे रहे हैं। 7 साल से कम के मामलों में समाधान नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारी क्लास उसी में पूरी निकल जाएगी, है ना। लेकिन हमको ये एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रखना है इंटरव्यू के हिसाब से कि समाधान दिया जाता है गंभीर मामलों में। और ये क्यों किया गया है, उधर प्ली बार्गेनिंग की भी स्थिति यही है, की भी स्थिति यही है, ठीक है। बार्गेनिंग में भी ये कॉन्सेप्ट सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग भी। और क्यों है उसके पीछे रीजन है भैया, ऐसे ही नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। यानी उन्होंने इन अपराधों को ऐसे लिखा है कि भैया इसके अंदर ही होगा, तो कुछ सोच समझ के कुछ रीजन के पीछे लिखा हुआ, ठीक है ना। लेकिन जेएमएफ से अगर किसी को समाधान कर रहा है तो अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप दोनों को ध्यान रखनी है, तीनों की, मतलब इनको तो खैर पता ही होगा कि अगर किसी अभियुक्त को समाधान दिया जाता है तो समाधान देने के पहले उससे कंसेंट लेनी पड़ती है और उसकी कंसेंट मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में नोट करनी पड़ती है कि उसने स्वीकार कर लिया था समाधान। यानी अभियुक्त अभी समाधान अस्वीकार कर दे तो फिर उसको समाधान जबरदस्ती नहीं देती थी कोर्ट कि नहीं हम तुमको दे के रहेंगे, तुम बताओ, है ना। उससे पूछा जाता है, ठीक। दान हो गया ये, दान है वो, क्षमादान स्वीकार करना जरूरी हो। हाँ, मतलब उसको सिर्फ देखो लोकल बोलचाल के उसको लालच दिया जाता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब सच बता दे, तेरे को छोड़ देंगे। इसको समाधान बोलते हैं, लिखा थोड़ा सा लैंग्वेज है, ठीक है ना। कम उपयोग होता है इस धारा का वैसे, है ना। और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है ना। अगर अभियुक्त बोलता है कि मेरे को जो समाधान दिया है उसकी एक प्रतिलिपि मेरे को निःशुल्क दे दो, तो उसको बाद में पलट जाओ, हाँ तो निःशुल्क दे देंगे। उपधारा 1 के दिन समाधान स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चात जन्म यदि कोई साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकेगी। यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने क्या निकल के आया है कि जिस अभियुक्त को समाधान दिया गया था वो अब उस मामले में साक्षी बन जाता है ना, वो विटनेस हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सरकारी गवाह। प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि उसने पहले से ही जमानत पर न हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। अब समाधान की एक और इम्पोर्टेंट शर्त, अंदर अगर किसी को समाधान दिया गया है तो रहना उसको अंदर पड़ेगा। जब विचारण समाप्त होगा तो ही उसको छोड़ा जाएगा। तो सर सजा भुगत ले इससे तो। हाँ, कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि वो आदमी की सजा पूरी जो उसका विचारण समाप्त ही नहीं होता। वैसे तो समाधान अगर आप देखो कुछ खोना पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो अगर आपको समाधान लेना है तो अंदर से। पर अगर वो ऑलरेडी जमानत पे हो तो उसको अंदर नहीं किया जाता, यानी ऑलरेडी बेल पे ही हो तो उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया समाधान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के दिन परीक्षा की जा चुकी है, वहाँ अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना मामले को, यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। और यदि अपराध अनंत दंड विधि संशोधन नियम के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उसको सुपुर्द कर देगा। और किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायालय के मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा। मतलब क्या चीज़ निकल के आई कि जहाँ किसी की समाधान के मामलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ट्रायल चलाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। सेशन कोर्ट को है, स्पेशल कोर्ट को है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को समाधान के मामलों में ट्रायल चलाने का अधिकार नहीं। अब धारा 300 तो यहाँ पे समाप्त हो गई, लेकिन अब कुछ बातें वो अपने साथ लेके भी आई और छोड़ भी गई और छोड़ देगी भी। वो बातें अपन कर लेते हैं, क्या है, प्रश्नोत्तरों के रूप में। पहला प्रश्न है शशि कि मामला है ट्रायबल बाय सेशन और समाधान का अधिकार दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ऐसा कैसे? मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उस मामले का ट्रायल नहीं चला सकता, उस मामले में कोई की उसको समाधान दे देगा, उसको साक्षी बना लेगा और फिर सेशन कोर्ट को सुपुर्द करेगा कि अब आप सुन लो। क्या ऐसा ही मतलब है इसका वैशाली? हो गया? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है। पढ़ने से इसको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पावर ज़्यादा दे दी गई जेएमएफसी को, है ना। सेशन कोर्ट को वो एक आदमी को समाधान दे के भेजेगा कि हमने एक को समाधान दे दिया, अब तुम सुन लो। मतलब हुआ इसका तो, ठीक है। जैसे 164 में नीचे वाला आके
ऊपर वाली कोर्ट हाँ 164 के कथन सुनती नहीं, पर नीचे वाले उसने नीचे 164 के उसके कथनों में अभियुक्त ने या उसके साथ वालों ने बता दिया कि समाधान स्वीकार करता हूँ, मैं आपको पूरी हकीकत सब बता देता हूँ। हाँ हाँ, तो इसके लिए इसी टाइप का कुछ है, इसी टाइप का आसपास से हो। तो समाधान की शक्ति यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सीजेएम को इसलिए नहीं दी गई कि वो सेशन कोर्ट से कि मतलब उनको ज़्यादा पावर दे दिया गया, ठीक है ना। दो चीज़ें कौन से समझनी कि एक तो समाधान देने का काम सेशन कोर्ट का है ही नहीं। सेशन कोर्ट का काम एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्रायल चलाने का है। वो इन कामों में नहीं पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट चालान स्वीकार कर रही है, समाधान दे रही है, ये छोटे काम करता नहीं सेशन कोर्ट। छोटे काम से मतलब ये प्रोसीजरल लॉ जो ये समाधान वगैरह का ये अधिकार सेशन कोर्ट का है ही नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को एक्यूज को समाधान दे भी दिया गया है तो सेशन न्यायालय उस आदेश को पलट भी सकता है, अगर उसको बाद में ऐसा लगता है तो सेशन न्यायालय को अधिकार है। और दूसरी चीज़ ये कि स्तर क्या क्या है, अब स्तर को समझना। अन्वेषण के स्तर पे सीजेएम को अधिकार है, अन्वेषण तक तो सेशन कोर्ट आएगी ही नहीं, है कि नहीं, कौन सी न्यायालय रहेगा, नीचे वाले नीचे वाला नहीं रहेगा। तो जहाँ अन्वेषण के स्तर पे कोई अभियुक्त व्यक्ति समाधान देकर प्राप्त करके सारी सच्चाई पुलिस को बताने के लिए तैयार है, वहाँ क्या कोर्ट इंतजार करेगी उसके पास जाने तक कि भैया पूरा अन्वेषण हो जाए और तब जाके हम कमिट करेंगे मामले को? ऐसा नहीं करेगी। सेशन कोर्ट के पास कब जाएगा मामला? पूरा अन्वेषण हो जाए, हाँ, 173 पे चालान पेश हो जाए, 209 में कमिट हो और फिर सेशन कोर्ट के पास जाए, फिर वो सुनेगा। तब तक वो गवाह इंतजार करेगा कि हाँ ठीक है अब सेशन कोर्ट के पास जाएगा। तब इसलिए उन्होंने कहा विचारण के दौरान भी आपको अधिकार है। अब जांच विचारण के पहले का प्रक्रम है, स्टेज बाय स्टेज समझना। अभी विचारण शुरू नहीं किया, अभी तो कोर्ट को ही नहीं मालूम कि कौन को विचारण करना है। और जांच के स्तर पे किसी एक्यूज्ड के संबंध में अगर ये मन लगे कि ये अगर इसको समाधान दे दिया जाए तो मामला सब सामने आ जाएगा, तो फिर क्या, फिर कोर्ट इंतजार करेगी कि अभी विचारण तो शुरू हो तब देखेंगे कि हम ट्रायल चला सकते हैं नहीं चला सकते। तो ऐसी स्थिति में जांच के दौरान भी समाधान दे सकती है। अब आई बात विचारण की, अब विचारण कर रहा है तो जेएमएफ से कौन से मामले का विचारण करेगा? 3 साल तक। हाँ, जो सुन सकता है विचारण कर सकता है, वहाँ समाधान वही देगा। और जहाँ वो विचारण करने की अधिकारिता ही नहीं रखता वहाँ वो विचारण कर ही नहीं रहा होगा। मतलब विचारण कौन कर रहा होगा? सेशन कोर्ट। तो ऐसा वो है ही नहीं कि सेशन ट्रायबल बाय सेशन मामलों में वो समाधान कर देगा। अभी तक तो ट्रायल की स्टेज ही नहीं आती 306 में। 306 में स्टेज ही 2 आती है, अन्वेषण और जांच। विचारण की स्टेज आएगी क्या? अगर ट्रायबल बाय सेशन है तो जेएमएफ से विचारण करेगा ही नहीं, वो तो सीधे उपार्पित कर देगा। तो जांच और अन्वेषण की स्टेज आती 306 में, आती नहीं ट्रायल की। लेकिन उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे मामला ट्रायबल बाय सेशन हो और उसने समाधान कर दिया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी मैं आपको बता दूं कि बहुत पढ़ाने वालों को पता ही नहीं है, कंफ्यूजन आता। अब आप मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि शशि जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। शशि आप सीजेएम हो, 2 मिनट के लिए मान लो एक मामला आपके सामने आया, अन्वेषण चल रहा है, पुलिस वाले मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 302 का अपराध है। पुलिस आपके सामने ही तो आएगी, चालान एफआईआर मजिस्ट्रेट के पास ही तो आती है कि सेशन कोर्ट में जाती नहीं, सीधी आपके पास आई। आपसे पुलिस वालों ने कहा कि साहब इसमें 2 एक्यूज है और एक एक्यूज को यदि हम पार्डन कर दें, उसको समाधान दे दें तो पूरी सत्य बता देगा ये। ऐसी स्थिति में क्या आप उसको ये बोलोगे कि भैया ये तो मामला ट्रायबल बाय सेशन है, सेशन कोर्ट में जाओ? सेशन कोर्ट में कोई कागज जाएगा क्या? मामला तो कमिटल होके जा सकता है 209 के अलावा। 209 के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं सेशन कोर्ट में जाने का। तो ऐसी स्थिति में आप ही उसको पार्डन दोगे कि ठीक है इसको समाधान दे दो, सच निकल पालो। तो यहाँ भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से कोई गड़बड़ नहीं है। ये हो गई अन्वेषण की बात। अब जांच, तो जब न्यायालय किसी मामले की जांच करता है तो जांच में ही तो वो तय करेगा कि मामला किसके द्वारा विचाराधीन है ना। कहा जब 190 में कॉग्निजेंस लेता है, जांच तो और पहले की स्टेज हो गई, कॉग्निजेंस के भी पहले। तो क्या जांच के समय पे कोई न्यायालय किसी अपराध का विचारण कर रहा है? नहीं, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि क्या दस्तावेज पेश हुए हैं, क्या साक्ष्य मिले के। जांच नहीं थे, न्यायिक जांच बोलते हैं उसको, जुडिशियल इंक्वायरी। और न्यायिक जांच करने का अधिकार तो किसी भी अधिकारी को है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप अगर जेएमएफसी हो तो मामले का विचारण तो कर ही नहीं रहे हो। और जांच के स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगे कि अगर किसी अभियुक्त को समाधान दे दिया जाए तो बाकी पूरा मामला खुल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकेगा कि आप सेशन कोर्ट जाने का इंतजार थोड़ी करोगे। अब तीसरी स्टेज आई विचारण की। तो विचारण आप जेएमएफसी हो तो क्या आप 302 का विचारण कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। आप तो सबसे पहले उसको कमिट कर दोगे, आप सेशन कोर्ट देखेगा कि समाधान देना है कि नहीं देना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि अगर मामला ट्रायबल बाय सेशन है तो विचारण के दौरान समाधान देने का अधिकार भी सेशन कोर्ट को ही है। जांच या अन्वेषण में ये लोग दे सकते हैं,
लेकिन जिस मामले का विचारण ये लोग कर सकते हैं उस विचारण में भी ये समाधान दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बता दूं, बहुत सारे पढ़ाने वालों को नहीं पता है। अभी मैं कोचिंग में एक कोचिंग है, बगैर नाम लिए बताऊंगा, भैया उनके सर से हमारे है। हाँ, मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किंतु निर्णय सुनाए जाने के पूर्व न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है, ऐसे अपराध को प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध या संसर्गित समझे जाने किसी व्यक्ति का साक्ष्य में विचारण प्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर समाधान कर सकता है। ये सेशन कोर्ट के लिए जो आपका कन्फ्यूजन था ना, ये अगली धारा ही आ गई। जिसको सुपुर्दगी पे मामला मिला है वो भी समाधान कर सकता है ना। अगली धारा मैंने तो अभी पढ़ी नहीं, वो आप लोगों को मिल गई। 308 भैया, समाधान करने वाली शर्तों का क्या क्या पालन करेगा आप लोग।